फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं सर्वेश द्विवेदी अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम आधुनिक भारत बाई बिपिन चंद्र सर के द्वारा जो लिखी गई किताब है इसका अध्ययन कर रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रवादी आंदोलन 1905 से 1918 उग्र राष्ट्रवाद का विकास। तो जैसा कि गाइज आपको पता है कि मैं MCQ के माध्यम से आप लोगों को एक टॉपिक क्लियर करवाने में मदद करता हूं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि राष्ट्रवादी आंदोलन 1905 से 1918 तक, जिसको हम बोलते हैं उग्र राष्ट्रवाद का विकास, यानी कि हमें पता है कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी और कांग्रेस के जो आरंभिक नेता थे उन लोगों ने बहुत हद तक जो राष्ट्रवादी भावनाएं थी उनको जनता में स्प्रेड करने का काम किया, यानी कि जनता के बीच जो राष्ट्रवादी भावनाएं थी उनका प्रचार प्रसार किया। आरंभिक राष्ट्रवादी, जिनको हम प्रायः उदारवादी बोलते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि 1905 के आसपास तक आते आते जो उदारवादी राष्ट्रवादी थे वो धीरे धीरे फेल होने लगते हैं। यानी जो उनकी राजनीति होती थी कि ब्रिटिश हमारे लिए, मतलब ब्रिटिश शासन जो है हमारे लिए लाभकर है और एक तरह से आज नहीं तो कल वो हमें स्वशासन दे देंगे और स्वतंत्र कर देंगे, ऐसी जो भावनाएं थी हमारे उदारवादी राष्ट्रवादियों के मन में, तो उससे लोगों का मोह भंग होने लगा था 1905 के आसपास आते आते। तो हम इस पूरे चैप्टर्स में जो पढ़ने वाले हैं चीज़ें, उनमें हम देखते हैं कि उग्र राष्ट्रवाद यानी 1905 के बाद किस तरह से भारतीय राष्ट्रवाद में एक नया चरण आरंभ होता है, जिसे हम बोलते हैं कि उग्र राष्ट्रवाद। यानी जैसे लाल बाल पाल के नेतृत्व में, अरविंद घोष के नेतृत्व में जो भारतीय राजनीतिक विचारक थे या भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के जो प्रणेता थे, वो कहीं ना कहीं उदारवादियों द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन से खुद को दूर करते जा रहे थे, क्योंकि इसका कोई परिणाम हो नहीं पा रहा था। तो उग्र राष्ट्रवाद के उदय के कारणों को हम जानेंगे। फिर देखेंगे कि किस तरह से 1905 में जो बंगाल में राष्ट्रवादी भावनाएं थी उनको कमज़ोर करने के लिए बंगाल का विभाजन कर दिया गया। बंगाल विभाजन का कारण क्या था, उसके प्रभाव क्या हुए, उसका परिणाम क्या हुआ, इन सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे। इसके बाद हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे कि बंगाल विभाजन के विरुद्ध किस तरह से पूरे बंगाल में और यूँ कहें कि अखिल भारतीय स्तर पर जो स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन चले, वो किस तरह के आंदोलन थे, उनकी क्या विशेषताएं थी, वो क्यों असफल रहे, और स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन के दौरान क्या प्रमुख गतिविधियाँ हुई, इनको भी हम देखेंगे। फिर देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन, मुस्लिम लीग का गठन। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन क्यों हुआ, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन या बंग भंग आंदोलन से उसका क्या संबंध है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। फिर इसी समय देखते हैं जो उग्र राष्ट्रवाद है, या जिसको कई बार बोलते हैं क्रांतिकारी राष्ट्रवाद। तो जैसे उदारवादियों के असफल होने के साथ साथ उग्रवादी आंदोलन या उग्रवादी राष्ट्रवाद के विकास को प्रोत्साहन मिला, ठीक उसी प्रकार से जब उग्रवादी राष्ट्रवादी भी धीरे धीरे फेल होने लगे तो क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का उदय होता है। तो जो फेज 1 है क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का, जो 1920 के पहले तक है, इसकी शुरुआत ऐसे ही होती है 1897 से लेके 1917-18 तक। तो ये क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के उदय का क्या कारण था या किन परिस्थितियों में इनका उदय हुआ। इसके बाद पार्लियामेंटो रिफॉर्म की बात करेंगे, 1909 के अधिनियम की, कि किस तरह से मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, और भारत में बांटो और राज करो की नीति का एक बेहतरीन उदाहरण आपको देखने को मिलेगा, पार्लियामेंटो रिफॉर्म। फिर कांग्रेस के लखनऊ सेशन की बात करेंगे, 1916 का लखनऊ सेशन क्यों इम्पोर्टेंट है, होम रूल लीग मूवमेंट के बारे में बात करेंगे, और इस दौरान यानी 1905 से लेके
1916 1918 जिस समय की बात कर रहे हैं हम, उसमें किस तरह से सांप्रदायिकता का विकास हुआ, उसके लिए कौन कौन से कारक जिम्मेदार रहे। तो इन्हीं सारे टॉपिक्स को आज हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। तो दोस्तों शुरू करते हैं। आज का पहला जो चैप्टर, पहला MCQ है, वो ये बता रहा है कि 1892 से लेकर 1905 के बीच किन राजनीतिक घटनाओं ने राष्ट्रवादियों को निराश करके उन्हें उग्र राजनीति के बारे में सोचने के लिए बाध्य किया। तो दोस्तों आपको यहाँ पे ये समझना होगा कि ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ थी, उन कारणों की व्याख्या पूछ रहा है, उन कारणों के बारे में बताया जाना है कि वो कौन से कारण थे जिनसे उग्र राष्ट्रवादी जो थे वो निराश होकर राष्ट्रवादी जो थे उग्र राजनीति के बारे में सोचने पर विवश हुए। तो जैसे इंडिया काउंसिल एक्ट जो था 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट, हालांकि उदारवादियों की राजनीतिक, कहीं ना कहीं ये समझ सकते हैं कि उदारवादियों की राजनीतिक सफलता है कि वो 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट पारित करवा सके, क्योंकि बार बार जो उदारवादी मांग कर रहे थे भारतीय शासन का भारतीयकरण हो, उच्च पदों पर भारतीयों की नियुक्ति की जाए, तो इस तरह की जो चीज़ें थी वो 1892 के इंडियन काउंसिल एक्ट के द्वारा मान ली गई और जल्द ही इंडियन काउंसिल एक्ट बेकार सिद्ध हुआ, जो कि भारत में उग्र राष्ट्रवाद के विकास के लिए कहीं न कहीं कारण बना। इसके बाद कलकत्ता नगर निगम में भारतीय सदस्यों की संख्या को कम करना और 1904 का ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पारित किया गया, जिसके अंतर्गत क्या किया गया कि जो भी विश्वविद्यालय थे उनमें जो भी छात्र थे जो राजनीतिक गतिविधियों से में संलिप्त होते थे, एक तरह से भारतीय विश्वविद्यालय को बहुत ज़्यादा कड़े प्रबंधन में रखना। अगर कोई भी स्टूडेंट किसी भी तरह की राजनीतिक गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही हम देखेंगे कि सिविल सेवा में जो भारतीयों की आयु है उसको घटाकर 21 से 19 वर्ष करना, तो ऐसा लॉर्ड लिटन के काल में हुआ था 1877-78 के आसपास। तो ये चीज़ें, तो ये हम देखते हैं कि जो 3 स्टेटमेंट हैं 1, 2 और 4, ये सही कारण हैं जो बताते हैं कि 1892 से लेकर 1905 के बीच जो राजनीतिक घटनाएं थी उन लोगों ने राष्ट्रवादियों को उग्र राजनीति के बारे में सोचने को बाध्य किया। तो सही स्टेटमेंट है आपका 1, 2 और 4। अगला क्वेश्चन है कि 20वीं सदी के आरंभ में उग्र राष्ट्रवाद के विकास के प्रमुख कारण क्या थे। तो जैसा कि उन्हें बताया कि उच्च शिक्षा का विकास धीरे धीरे मकाले मिनट्स और डिस्पैच 1854 के बाद हंटर कमीशन 1882 में आया। इस तरह से धीरे धीरे भारत में आधुनिक शिक्षा का विकास हो रहा था, लेकिन इस आधुनिक शिक्षा प्राप्त वर्ग को नौकरियां या किसी भी तरह के रोजगार में इन लोगों को बहुत कम भागीदारी होती थी या नहीं होती थी। तो इस तरह से शिक्षा का स्तर बढ़ा, उसके साथ साथ बेरोजगारी में भी वृद्धि हुई, जो कि उग्र राष्ट्रवाद के विकास का एक प्रमुख कारण बना। कुछ अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव ऐसे हुए, जैसे कि हम देखेंगे कि 1896 में इथियोपिया के हाथों इटली की पराजय और 1905 में रूस के हाथों जापान के हाथों रूस की पराजय ने इस भ्रम को तोड़ दिया कि जो यूरोपीय हैं वो अपराजेय हैं, यानी कि यूरोपियों को भी हराया जा सकता है। तो इस तरह से जो आयरलैंड के राष्ट्रवादी थे, रूस के क्रांतिकारी थे, इटली के क्रांतिकारी थे, इनसे प्रेरणा ग्रहण करते हुए भारत में जो क्रांतिकारी राष्ट्रवाद था या उग्र राष्ट्रवाद था, इसका एक तरह से विकास हुआ, यानी उसको बढ़ावा दिया गया। रेलवे का विकास, तो रेलवे का विकास चूँकि 1854 के आसपास हो गया था और व्यक्तिगत संचार वगैरह तो हो ही रहा था, लोग एक दूसरे से मिलना जुलना, तो उग्रवाद के विकास में ये पहले 2 जो फैक्टर हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रतीत होते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राजनेता ने परंपरागत धार्मिक उत्सव का उपयोग राष्ट्रवादी विचारों के प्रचार प्रसार के लिए किया। तो जैसे हम देखते हैं कि राष्ट्रवादी आंदोलन की कमान अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जो लीडर थे वो संभाल रहे थे। जैसे बंगाल में बिपिन चंद्र पाल थे, अरबिंदो घोष थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। उसी तरह पंजाब में लाला लाजपत राय, महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक,
तो महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में शिवाजी उत्सव और गणपति उत्सव का आयोजन करना शुरू किया, ताकि महाराष्ट्रियन युवाओं को शिवाजी की तरह अपने स्वराज की रक्षा के लिए उनके अंदर जो देशभक्ति की भावनाएं थी उनको जगाने का कार्य किया। इसके साथ साथ 1896 में जब फसल बर्बाद हो गई तो भी किसानों से तिलक ने आग्रह किया कि अगर कोई कर नहीं देना है सरकार को, और इस तरह से सरकार के कट्टर दुश्मन बन गए तिलक। तो ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा कि किस राजनेता ने परंपरागत धार्मिक उत्सव का उपयोग राष्ट्रवादी विचारों के प्रचार प्रसार के लिए किया। तो सही उत्तर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। तो उन्होंने मराठी में केसरी नामक समाचार पत्र निकाला। तो जी हाँ, बिल्कुल सही है ये दोनों स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक ने इंग्लिश में मराठा और मराठी में केसरी नामक समाचार पत्र निकाले, जिनका मुख्य उद्देश्य लोगों में राष्ट्रवादी भावनाओं का विकास करना था। महाराष्ट्र में उन्होंने शिवाजी उत्सव आरंभ किया। तो हमने बताया कि 1895 में महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव आरंभ किया गया बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, और 96-97 में महाराष्ट्र में कर न चुकाने के आंदोलन चलाया गया। तो इसमें से तीनों स्टेटमेंट सही हैं बाल गंगाधर तिलक के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उग्रवादी राजनीतिक गतिविधियों से संबद्ध कौन कौन थे निम्नलिखित नेताओं में से। तो जैसा कि आपको पता है कि लाल बाल पाल जिनको बोलते हैं, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक, इसके बाद अरविंदो घोष, ये उग्रवादी राजनीतिक गतिविधियों से संबंधित नेता थे। जबकि गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, बद्रुद्दीन तैयबी, फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग, ये सभी लोग हमारे उदारवादी राष्ट्रवादियों के नाम से जाने जाते हैं। तो पहले और चौथा यानी बिपिन चंद्रपाल और लाला लाजपत राय दो लोग हैं इसमें जो कि उग्रवादी राजनीतिक गतिविधियों से संबद्ध हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका 1 और 4। अगला स्टेटमेंट है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उग्र राष्ट्रवादियों की विचारधारा एवं कार्य पद्धति के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि जैसे उदारवादियों की जो विचारधारा और उनकी कार्य पद्धति थी, उदारवादियों का मानना था कि अंग्रेज़ों के कृपापूर्ण मार्गदर्शन में हम प्रगति कर सकते हैं, जनता की शक्ति में भरोसा नहीं करते थे और आंदोलन को बहुत कम लोगों तक, यहाँ तक कि शहरी उच्च वर्ग और केवल उच्च शिक्षित वर्गों के ही तक रहने देना चाहते थे उदारवादी। लेकिन जो उग्रवादी राष्ट्रवादी थे उन लोगों ने ऐसा नहीं किया। उनका मानना था कि हम अंग्रेज़ों के कृपापूर्ण मार्गदर्शन और नियंत्रण में भारत जो है वो कभी प्रगति कर ही नहीं सकता, और वो चाहते थे कि जन भागीदारी को बढ़ाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पार्टिसिपेट करने के लिए प्रेरित किया जाए हमारे नेशनल मूवमेंट में, ताकि हम अपने नेशनल मूवमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा सफल बना सकें। और इन लोगों ने भारतीय इतिहास और संस्कृति से प्रेरणा ली और लोगों को ये बताया कि मध्यकाल में जो हमारे यहाँ सामाजिक जड़ता व्याप्त हो गई, जितनी बुराइयाँ हैं, लेकिन प्राचीन काल में हमारे पास एक गौरवशाली इतिहास रहा है और उससे हमें शिक्षा लेने की ज़रूरत है। तो इस तरह अगर देखते हैं कि उग्र राष्ट्रवादियों की विचारधारा और कार्य पद्धति के संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं इसमें, तो पहला स्टेटमेंट जो है कि वे अंग्रेज़ों के कृपापूर्ण मार्गदर्शन और नियंत्रण में भारत की प्रगति चाहते थे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट अगर आपका गलत होता है तो पहला और चौथा स्टेटमेंट आपका गलत है। दूसरा स्टेटमेंट चूँकि 2 और 3 दोनों में सही है, तो इसलिए आप यहाँ पे एलिमिनेशन का यूज करके दूसरे को सही मानेंगे। अब बात करते हैं तीसरे की, यानी कि वे जनता की कार्यवाही से स्वराज प्राप्त करना चाहते थे। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बाद में जब देखेंगे कि स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन चलाए गए तो उसमें लोगों ने जमकर भागीदारी दिखाई अपनी, और इसी वजह से ही जो बंगाल विभाजन था और उसके विरुद्ध जो बंग भंग विरोधी आंदोलन चला वो कहीं न कहीं
आंशिक रूप से सफलता प्राप्त करता है। तो इन लोगों ने भारतीय इतिहास और संस्कृति से प्रेरणा ली, तो यही सी बात है, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि जैसा कि हमने बताया कि शिवाजी उत्सव का प्रारंभ करना, तो कहीं ना कहीं ये बताता था कि शिवाजी हमारे महान देशभक्त थे, और जो हमारे इतिहास हैं और जो हमारी संस्कृति है उनसे प्रेरणा लीजिए। तो ये 2 और 3 दोनों सही स्टेटमेंट हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1905 में बंगाल का विभाजन करने वाला वायसराय कौन था। तो जैसा कि पता है कि 1905 के आसपास बंगाल में राजनीतिक गतिविधियां बहुत तीव्र गति से फैल रही थी, और बंगाल राष्ट्रवादी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बनता जा रहा था। तो इस राष्ट्रवादी गतिविधियों को कुचलने के लिए, उनको कमज़ोर बनाने के लिए 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा की जाती है। और ऐसा कहा जाता है कि ऐसा विभाजन प्रशासनिक कारणों से किया जा रहा है, क्योंकि बंगाल का प्रांत जो है वो बहुत बड़ा है। परंतु बंगाल का विभाजन पूर्वी और पश्चिम बंगाल के रूप में किया गया है, जिसमें आज के बांग्लादेश और असम के कुछ हिस्से ये मिलाकर पूर्वी बंगाल बनाए गए, जबकि आधुनिक पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा को मिलाकर पश्चिम बंगाल बनाया गया। तो राष्ट्रवादियों ने इसकी बहुत आलोचना की कि एक तरह से भारत को धार्मिक आधार पर बांटने की कोशिश की जा रही है, उभरते हुए राष्ट्रवाद को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। अगर हिंदी भाषी बिहार और उड़िया भाषी उड़ीसा को अलग किया जाता तो एक बार समझ में आता, लेकिन यहाँ तो बांग्ला भाषी बंगाल भी है, हिंदी भाषी बिहार है, उड़ीसा उड़िया भाषी है, इनको एक साथ रखा गया है। पूर्वी बंगाल में चूँकि मुस्लिम बहुल थे, और पश्चिम बंगाल और बिहार उड़ीसा में हिंदू बहुल थे। इस तरह से अंग्रेज़ों की ये फूट डालो राज करो की नीति हमारे सामने आई, और इसके विरुद्ध हमारा जो बंग भंग विरोधी आंदोलन है वो शुरू हुआ। तो जैसा कि आपको उत्तर मिल चुका होगा कि 1905 के बंगाल विभाजन करने वाला वायसराय जो था वो लॉर्ड कर्जन था। अगला स्टेटमेंट है, अगला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन के विरोध में बंगाल में निम्नलिखित में से किन समूहों की भागीदारी रही। तो जैसे ही बंगाल विभाजन की घोषणा की गई, तो कलकत्ता के टाउन हॉल में 7 अगस्त 1905 को मीटिंग हुई, और लगभग 50,000 लोगों को संबोधित किया यहाँ पर सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, और बंगाल विभाजन के विरुद्ध एक शक्तिशाली आंदोलन छेड़ने की मांग की गई। इसमें जो जमींदार थे, छात्र थे, महिला थे, वकील थे, ये सब के सब जितने भी लोग थे उन सब ने पार्टिसिपेट किया, और बंगाल विभाजन के विरुद्ध एक व्यापक जन आंदोलन खड़ा किया गया। तो इस तरह से कौन से समूह थे जो भागीदार रहे इस आंदोलन में, तो इसमें से सभी है कि जमींदार भी थे, छात्र भी थे, महिला और वकील, ये सभी के सभी लोग बंगाल विभाजन के विरोध में इन समूहों की भागीदारी रही। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसने बंगाल विभाजन के विरोध में बंगाल पे आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया। तो जैसा कि अभी आपको बताया कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में बंगाल विभाजन के आंदोलन को बढ़ावा दिया गया, और बंगाल विभाजन को आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन है, बंग भंग विरोधी आंदोलन के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन को लागू करने के दिन को बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। तो बिल्कुल सही बात है, बंगाल विभाजन जिस दिन लागू किया गया उस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। और इस आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ ठाकुर ने हमार सोनार बांग्ला नामक गीत लिखा। तो बिल्कुल सही है, हमार सोनार बांग्ला नामक गीत लिखा था रविन्द्रनाथ ठाकुर ने, जो कि 1971 के बाद बांग्लादेश जब बना तो उसका राष्ट्रगीत बना, जाके राष्ट्रगान बना हमार सोनार बांग्ला। तो इस तरह से ये दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हैं, तो हमें सही स्टेटमेंट बताना था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बन गया। तो वंदे मातरम गाया गया बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने आनंद मठ में, जो कि सन्यासी विद्रोह की पृष्ठभूमि पर निर्भर है। तो राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक बना स्वदेशी आंदोलन का, वंदे मातरम की गूंज से पूरे बंगाल में इसकी भारी गूंज सुनाई दी। अगला स्टेटमेंट क्वेश्चन है, स्वदेशी एवं बहिष्कार सर्वप्रथम किस राष्ट्रीय घटनाक्रम के बाद अपनाए गए। तो बंगाल का विभाजन हुआ और इसके विरुद्ध जो है स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन जो है उनको चालू किया गया।
तो सही आंसर हो जाएगा बंग भंग विरोधी आंदोलन। अगला क्वेश्चन है कि स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में विचार करना है इन कथनों पर कि जिन स्कूलों एवं कॉलेजों के छात्र स्वदेशी आंदोलन में सक्रिय रहे उन्हें प्राप्त सरकारी सहायता एवं विशेषाधिकार छीन लिए गए। बिल्कुल सही बात है। इस आंदोलन में स्त्रियों की सक्रिय भागीदारी रही और स्वदेशी आंदोलन का चरित्र अखिल भारतीय था। तो बिल्कुल इस आंदोलन के दौरान स्त्रियों की भी भागीदारी रही। छात्रों से आग्रह किया गया कि वे स्कूल और कॉलेज का बहिष्कार करें। फलतः जिन छात्रों ने राजनीतिक गतिविधियों में पार्टिसिपेट किया उन पर कड़ी से कड़ी सजाएं दी गई, उनको कहीं न कहीं अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई, उनको जो प्राप्त होने वाली सहायताएं थी वो और विशेषाधिकार थे उनसे छीन लिए गए। महिलाओं की भागीदारी स्वदेशी आंदोलन में एक महत्वपूर्ण घटक थी, क्योंकि इससे पहले जितने भी आंदोलन होते थे वहाँ पे महिलाओं की भागीदारी हमको देखने को नहीं मिलती है, लेकिन व्यापक स्तर पर स्त्रियों की सक्रिय भागीदारी बंगाल विभाजन आंदोलन में होती है, क्योंकि यहाँ स्वदेशी और बहिष्कार और विदेशी जो शराब होती थी उन दुकानों की पिकेटिंग के लिए महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और कहीं न कहीं राष्ट्रवादी आंदोलन में महिलाओं की भूमिका यहीं से शुरुआत होती है। और फिर स्वदेशी आंदोलन का चरित्र अखिल भारतीय था, चूँकि 1906 में जब बंगाल विभाजन के बाद कांग्रेस के दोनों ही खेमों में इस बात को लेके टेंशन होने लगी कि स्वदेशी आंदोलन को कहाँ तक सीमित रखा जाए या इसका प्रसार कहाँ तक किया जाए, तो जो उग्रवादी थे वो चाहते थे कि पूरे देश में इसका प्रचार हो और पूरे देश में इसके फलस्वरूप विरोध प्रदर्शन किए जाएं, धरने किए जाएं, जुलूस निकाले जाएं। लेकिन जो उदारवादी थे उनका मानना था कि स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन को केवल बंगाल तक सीमित रखा जाए और उसमें भी केवल विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार तक। और इस तरह से 1907 में बंगाल विभाजन को लेके किस तरह की राजनीतिक गतिविधियां चलाई जाए, इसके लिए नरम दल और गरम दल के बीच फूट पड़ी और इसको ही बोलते हैं कांग्रेस में विभाजन हो गया। 1907 का सूरत अधिवेशन था वो। तो इस तरह से देखते हैं कि इसके तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में। अगला क्वेश्चन है कि अभिनव भारत नामक क्रांतिकारियों के एक गुप्त संगठन का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। तो जैसे ही देखते हैं कि क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का उदय होता है तो महाराष्ट्र में अभिनव भारत का गठन करते हैं विनायक दामोदर सावरकर 1904 में। एक तरह से क्रांतिकारी संगठन था। अगला क्वेश्चन है मुजफ्फरपुर बम कांड, दिल्ली षड्यंत्र केस और नासिक षड्यंत्र केस और इससे रिलेटेड जो भी लीडर थे उनके बारे में बात करनी है। तो जैसे कि आपको पता होगा कि मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 में हुआ था। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्सफर्ड को मारने का प्रयत्न किया, असफल प्रयत्न किया, क्योंकि इसमें किंग्सफर्ड तो बच गया लेकिन जो लेडी किंग्सफर्ड थी और उसकी बेटी थी उनकी डेथ हो गई। और फाइनली यहाँ पे प्रफुल्ल चाकी ने खुद को गोली मार लिया, जबकि खुदीराम बोस को 15 वर्ष की आयु में फांसी दे दी गई और इस तरह से ये सबसे कम उम्र के फांसी पाने वाले क्रांतिकारी बने खुदीराम बोस। और इस घटना को मुजफ्फरपुर बम कांड के नाम से जाना जाता है। दिल्ली षड्यंत्र केस रासबिहारी बोस यानी कि जब लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर दिल्ली दरबार में बम फेंका गया तो उस केस में रासबिहारी बोस को अभियुक्त करार दिया गया और इस घटना को दिल्ली षड्यंत्र केस का नाम दिया गया। अब बात करते हैं नासिक षड्यंत्र केस। तो नासिक षड्यंत्र केस 1897 में घटित हुआ था, जब चापेकर बंधुओं ने पुलिस कमिश्नर रैंड और आस्ट की हत्या कर दी। तो इस तरह से तीसरा स्टेटमेंट जो है वो नासिक षड्यंत्र केस के नाम से जाना गया। लेकिन इसमें जो तीसरा स्टेटमेंट है उसमें बताया गया है कि वसंत कुमार विश्वास, जबकि ऐसा नहीं है। नासिक षड्यंत्र केस में चापेकर बंधुओं ने हत्या की थी। तो इस तरह से चापेकर बंधु यहाँ पे आएंगे। तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल करेक्टली मैच्ड है, लेकिन थर्ड स्टेटमेंट जो है वो मैच्ड नहीं है। तो इस तरह से सही सुमेलित हैं केवल 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 16, 20वीं सदी के आरंभ में क्रांतिकारी आतंकवाद से संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि जो 20वीं सदी का आरंभ होता है, यानी हमने जैसे बताया कि 1897 में चापेकर बंधुओं ने हत्या कर दी,
1899-1900 के आसपास बंगाल में अनुशीलन समिति का गठन हुआ। अश्विनी कुमार दत्त, बरिंद्र कुमार घोष जैसे क्रांतिकारी धीरे धीरे सक्रिय होने लगे। 1904-05 में अभिनव भारत समाज की स्थापना हुई और कहीं ना कहीं पूरे देश भर में क्रांतिकारी गतिविधियां जो है वो धीरे धीरे प्रसारित होने लगी। देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी, जैसे मैडम भिकाजी रुस्तम कामा, जिनको भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है, लाला हरदयाल, इसके बाद लंदन में श्याम जी कृष्ण वर्मा, तो बहुत सारे लोग थे जो क्रांतिकारी गतिविधियों को विदेशों तक भी फैला रहे थे। तो जो क्रांतिकारी राष्ट्रवाद था उसके संदर्भ में विचार करना है, यानी आरंभ में जो था, यानी फर्स्ट फेज जो क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का है उसके बारे में। इन्होंने व्यक्तिगत बहादुरी और बम की राजनीति का सहारा लिया। तो बिल्कुल धीरे धीरे अंग्रेज़ों की जो नीतियाँ थी वो धीरे धीरे सांप्रदायिक के साथ साथ प्रतिक्रियावादी होते जा रहे थे। भारतीयों का अपमान करना, उनका मजाक उड़ाना, तो क्रांतिकारियों का एक टारगेट था, वो व्यक्तिगत बहादुरी से प्रेरित हुए और जो भी बदनाम अंग्रेज़ अधिकारी थे उनकी हत्या करना उनका एक प्रमुख धर्म बन गया और धीरे धीरे इस तरह की गतिविधियों को बढ़ावा मिला, जिनको हम बोलते हैं क्रांतिकारी राष्ट्रवाद। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि इन क्रांतिकारियों की गतिविधियां केवल भारत देश के अंदर सीमित थी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि केवल भारत तक ही सीमित नहीं थी, ऐसी गतिविधियां भारत से बाहर भी सक्रिय होकर लोग चला रहे थे। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत होगा। तीसरा है, इनका जनता में बहुत व्यापक आधार था। तो चूँकि जनता के द्वारा भी इनको बहुत ज़्यादा इनका व्यापक आधार नहीं बन सका था, और दूसरी ओर जो शिक्षित भारतीय वर्ग था वो लोग भी इनको समर्थन नहीं दे सके अपना। तो इस तरह से दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट गलत हैं, केवल एक सही है। लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि असत्य कौन सा है या हैं, तो असत्य हैं इसमें से 2 और 3। अगला क्वेश्चन है कि क्रांतिकारी आतंकवाद की पैरवी करने वाले प्रमुख समाचार पत्र संध्या और युगांतर कहाँ से प्रकाशित होते थे। तो जो क्रांतिकारी राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए कुछ पत्र पत्रिकाएं, समाचार पत्र प्रकाशित होते थे, जिसमें संध्या और युगांतर बंगाल से प्रकाशित होते थे, जबकि काल महाराष्ट्र से प्रकाशित होता था। तो संध्या और युगांतर गुजरात से और काल जो है वो महाराष्ट्र से प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र था, जिसने क्रांतिकारी राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने में या उनकी पैरवी करने वाले प्रमुख समाचार पत्र थे ये। अगला स्टेटमेंट है 1905 के कांग्रेस के बनारस अधिवेशन के संबंध में विचार करना है निम्न कथनों पर। तो सबसे पहली बात ये जानना जरूरी है कि यहाँ पर गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने और इसी अधिवेशन में बंगाल विभाजन को स्वीकृत किया गया, यानी बंगाल विभाजन की घोषणा को समर्थन दिया गया, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का। पहला स्टेटमेंट है कि इस आंदोलन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की। तो ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। तो पहला गलत है, तो पहला और चौथा आपका ए और डी कैंसिल हो जाएंगे। दूसरा स्टेटमेंट है कि इस अधिवेशन में कांग्रेस ने बंगाल के स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का समर्थन किया। तो दूसरा बिल्कुल सही है। तीसरा है कि कांग्रेस के नरमपंथी कार्यकर्ता स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को देश के बाहर फैलाना चाहते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है। ऐसा करना चाहते थे गर्मपंथी, न कि नरमपंथी। तो इस तरह से इसमें केवल 2 स्टेटमेंट, जो दूसरा है वो सही है कि इस अधिवेशन में बंगाल के स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का समर्थन किया गया। इसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई और जो कांग्रेस के करमपंथी कार्यकर्ता थे वो स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को देश के विभिन्न भागों में फैलाना चाहते थे। तो इस तरह से केवल दूसरा स्टेटमेंट हमारा सही है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में सर्वप्रथम स्वशासन या स्वराज की मांग को ब्रिटिश सरकार के सामने रखा गया। तो 1906 का कलकत्ता अधिवेशन, यानी 1905 के बाद जो उग्रवादी थे और जो उदारवादी थे, इन दोनों के बीच कहीं ना कहीं राजनीतिक गतिविधियों को लेकर बहस शुरू होती है और कहीं ना कहीं इनके बीच आपसी मतभेद बढ़ने लगा। तो 1906 में दोनों ही दलों द्वारा, यानी उदारवादी और उग्रवादी दोनों ही गुटों द्वारा
दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष चुना गया और इसी समय स्वशासन अथवा स्वराज की मांग को ब्रिटिश सरकार के सामने रखा गया था। तो सही जवाब हो जाएगा कलकत्ता अधिवेशन 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा सर्वप्रथम स्वशासन या स्वराज की मांग को ब्रिटिश सरकार के सामने रखा गया। अगला इस क्वेश्चन है कि नरम दल और गरम दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन कब हुआ। तो ये हमने बताया कि 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ, जिसकी अध्यक्षता रासबिहारी घोष कर रहे थे। अगला क्वेश्चन है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए और इनमें से सत्य कौन से ये बताना है कि 1907 के सूरत अधिवेशन के बाद कांग्रेस संगठन पर गरमपंथी नेताओं का कब्जा हो गया। तो ऐसा नहीं है। जब सूरत विभाजन हुआ उसके बाद नरमपंथियों ने गरमपंथियों को कांग्रेस से बाहर निकालने में सफलता प्राप्त कर ली, परंतु इसके नकारात्मक परिणाम रहे। इससे जो उग्रवादी थे उनको कुचलने में या उनके निर्मम दमन में ब्रिटिश सरकार जो थी वो कहीं ना कहीं ज़्यादा सक्रिय हो गई और नरमपंथियों को खुश करने का प्रयत्न करने लगी। तो पहला स्टेटमेंट गलत है कि सूरत अधिवेशन के बाद कांग्रेस संगठन पर गरमपंथी नेताओं का कब्जा हो गया। सूरत अधिवेशन के बाद कांग्रेस पर नरमपंथी नेताओं का ही कब्जा था। दूसरा स्टेटमेंट है कि कांग्रेस के विभाजन के बाद ब्रिटिश सरकार ने गरमपंथी राष्ट्रवादियों को अपने पक्ष में करने का प्रयास किया। तो ऐसा गलत है। तो दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, क्योंकि गरमपंथी नेताओं का नहीं बल्कि नरमपंथियों को अपने पक्ष में करने का प्रयास किया और गरमपंथियों को कुचलने का काम किया। तो इस तरह से ये दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश सरकार द्वारा बंगाल के विभाजन को किस वर्ष रद्द किया गया। तो बंगाल का विभाजन 1911 में रद्द किया गया था और बंगाल विभाजन रद्द करने के साथ ही जो भारत की राजधानी थी उसको कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया। तो इस तरह से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा। नीचे दिए गए घटनाओं पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो जैसे इसमें 4 घटनाएं दी गई हैं और इनको सही कालानुक्रम में कैसे स्थापित करना है। तो सबसे पहले बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में। दूसरा है केंद्र सरकार की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण, तो ये 1911 में हुआ था। कांग्रेस का विभाजन हुआ था 1907 में और मुस्लिम लीग का गठन हुआ था 1906 में। तो पहला बंगाल का विभाजन 1905, फिर मुस्लिम लीग का गठन 1906, फिर कांग्रेस का विभाजन 1907, फिर केंद्र सरकार की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण। तो इस तरह से सही जवाब हो जाएगा 1, 4, 3 और 2। तो ये सही स्टेटमेंट है, आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि किस अधिनियम के तहत मुस्लिमों के लिए अलग चुनाव मंडल की प्रणाली का आरंभ किया गया। तो 1909 का जो मार्लियामेंटो एक्ट था, इसके तहत मुस्लिमों के लिए अलग चुनाव मंडल की व्यवस्था की गई, अलग से निर्वाचक मंडल दिए गए और यहाँ पर अंग्रेज़ों ने फूट डालो और राज करो की नीति का सहारा लिया। मुसलमानों को या यूँ कहें कि मुस्लिम लीग को और भारतीय मुसलमानों को कांग्रेस से धीरे धीरे दूर करने का प्रयास किया। तो मार्लियामेंटो अधिनियम था 1909 का, जिसके तहत मुस्लिमों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की प्रणाली जो थी उसका आरंभ किया गया। अगला क्वेश्चन है 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो इसमें बताया गया है कि इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल और प्रांतीय परिषदों में चुने हुए सदस्यों की संख्या कम कर दी गई, पृथक निर्वाचक व्यवस्था का आरंभ किया गया, परिषदों के लिए अधिकांश सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते थे और सभी कथन गलत है। जो पहला स्टेटमेंट है वो असत्य है कि इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल और प्रांतीय परिषदों में चुने हुए सदस्यों की संख्या कम कर दी गई। यहाँ पे कम नहीं की गई थी संख्या, इनको बढ़ाया गया था। तो इस तरह से ये पहला ही स्टेटमेंट जो है वो असत्य है। बाकी पृथक निर्वाचन का आरंभ किया गया, पृथक निर्वाचिका, और परिषदों के लिए अधिकांश सदस्य जो थे वो अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते थे। ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। अगला क्वेश्चन है कि 19वीं सदी के अंत से भारत में सांप्रदायिकता के विकास के प्रमुख कारण क्या थे। तो जैसा कि हमने पहले ही आपको बताया था कि इसमें हम लोग सांप्रदायिकता के विकास को भी देखेंगे। तो जो पहला कारण था भारत में सांप्रदायिकता के विकास का, वो था ब्रिटिशों की बांटो और राज करो की नीति।
दूसरा कारण ये था कि जैसे सैयद अहमद ख़ान जिन्होंने अलीगढ़ आंदोलन को शुरू किया और 1875 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो शुरुआत में ये तो थोड़ा उदारवादी थे, लेकिन अपने आखिरी समय में यानी कि 20वीं सदी तक ये रूढ़िवादी हो गए और सैयद अहमद ख़ान द्वारा रूढ़िवादी विचारों का प्रचार प्रसार करना भी कहीं न कहीं भारत में सांप्रदायिकता के विकास का एक कारण बना। मुसलमानों का शिक्षा, व्यापार और उद्योग में पिछड़ापन एक कारण था, जिसकी वजह से भारत में सांप्रदायिकता के विकास को प्रोत्साहन मिला। उग्र राष्ट्रवादियों के भाषण और लेखन का धार्मिक रंगत में रंगा होना। कई बार जो उग्र राष्ट्रवादी आंदोलन होते थे उसमें बहुत सारे धार्मिक लेखन और एक तरह से कहीं न कहीं आप कह सकते हैं कि धर्म को थोड़ा सा बढ़ावा दिया गया, जिसकी वजह से भी भारतीय समाज में सांप्रदायिकता का विकास हुआ। तो इस तरह से ये चारों ही कारण जो हैं वो ब्रिटिश बांटो और राज करो की नीति, सैयद अहमद ख़ान द्वारा रूढ़िवादी विचारों का प्रसार प्रचार, मुसलमानों का शिक्षा, व्यापार और उद्योग में पिछड़ापन और उग्र राष्ट्रवादियों के भाषण और लेखन का धार्मिक रंगत में रंगा होना, ये सभी कारण भारत में सांप्रदायिकता के विकास के लिए उत्तरदायी रहे। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन किसके द्वारा किया गया? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन 1906 में ढाका में किया गया नवाब सलीमुल्लाह खां के द्वारा। तो सही उत्तर हो जाएगा नवाब सलीमुल्लाह खां। क्वेश्चन नंबर 28 कि सत्य कथन कौन सा है, इनमें से बताना है कि मुस्लिम लीग का गठन ब्रिटिश वफादार सांप्रदायिक और रूढ़िवादी राजनीतिक संगठन के रूप में किया गया। तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब अंग्रेज़ों ने देखा कि भारत में कहीं न कहीं राष्ट्रवादी गतिविधियाँ तेज़ी पकड़ रही हैं, राष्ट्रवादी आंदोलन तीव्र हो रहा है, फलतः अंग्रेज़ों ने बांटो और राज करो की नीति के तहत मुस्लिम लीग का गठन किया, जिसका एक मकसद ये था कि ब्रिटिश वफादार सांप्रदायिक और रूढ़िवादी राजनीतिक संगठन के रूप में इसको खड़ा किया जाए और कांग्रेस के विरुद्ध खड़ा किया जाए, जैसा कि आगे चलकर हुआ भी। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सत्य है। अगला स्टेटमेंट है कि मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया। तो बिल्कुल सही बात है कि मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया था। तो ये दोनों के दोनों ही स्टेटमेंट सत्य हैं हमारे। अगला क्वेश्चन है कि अल हिलाल नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया है, किसने किया? तो अल हिलाल, गुब्बारे खातिर, इंडिया विंस फ्रीडम, ये सारे के सारे जो हैं वो अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा लिखे गए समाचार पत्र पत्रिकाएँ हैं। जैसे हम देखते हैं कि मौलाना मोहम्मद अली, तो मोहम्मद अली, मोतीलाल नेहरू, फिरोज़ शाह मेहता। फिरोज़ शाह मेहता क्या हैं? उदारवादी नेता हैं। मौलाना मोहम्मद अली, जिनको हम मोहम्मद अली जिन्ना विवाद में कहेंगे, तो जिन्ना एक तरह से कहीं न कहीं पाकिस्तान के रूप में भारत का विभाजन करने के पक्ष में ये बातें रखते हैं। मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट पेश की, तो इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे और अच्छे से। अभी बस इतना जानना है कि अल हिलाल, गुब्बारे खातिर, इंडिया विंस फ्रीडम जैसी जो पत्र पत्रिकाएँ हैं, समाचार पत्र हैं, ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा प्रकाशित किए गए थे। अगला स्टेटमेंट है कि अहरार आंदोलन से संबंध में। तो अहरार आंदोलन एक तरह से समझें कि जैसे मुस्लिमों के बीच उग्र राष्ट्रवाद का उदय है, तो यह उग्र राष्ट्रवादी मुस्लिम नेताओं के द्वारा शुरू किया गया अहरार आंदोलन है। तो ये सही स्टेटमेंट है। यह कट्टर हिंदुओं द्वारा साम्राज्यवादी विरोधी राजनीति के रूप में शुरू किया गया, तो यह ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इसका संबंध उग्र राष्ट्रवादी मुस्लिम नेताओं से है, इसलिए पहला स्टेटमेंट सही है। अगला स्टेटमेंट है कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा का प्रसिद्ध नारा किसने दिया? तो आपको पता होगा कि यह कथन बाल गंगाधर तिलक का है, जिनको हम मानते हैं लाल बाल पाल के रूप में जानते हैं। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, जो कि उग्र राष्ट्रवादी नेता थे। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन होम रूल लीग आंदोलन की स्थापना से जुड़ा हुआ नहीं था? लोकमान्य तिलक, लाला हरदयाल, एनी बेसेंट और जी सुब्रमण्यम अय्यर। तो जैसा कि आपको पता होगा कि भारत में जो होम रूल लीग की शुरुआत होती है वो अप्रैल 1916 में लोकमान्य तिलक शुरू करते हैं पुणे से, और सितंबर
1916 के आसपास एनी बेसेंट और एस सुब्रमण्यम अय्यर के द्वारा ये मद्रास में शुरू होता है। जबकि लाला हरदयाल हमारे जो गदर पार्टी से जुड़े हुए थे, तो होम रूल लीग मूवमेंट से जुड़े हुए नहीं थे, तो ये थे लाला हरदयाल। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1913 में अमेरिका और कनाडा में बसे क्रांतिकारी भारतीयों ने गदर पार्टी की स्थापना की। तो बिल्कुल सही बात है, अमेरिका और कनाडा में बसे क्रांतिकारी भारतीयों ने 1913 में गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को में की। तो गदर पार्टी के द्वारा एक गदर नामक साप्ताहिक पत्र प्रकाशित किया जाता था, जिसके पृष्ठ पर लिखा होता था ब्रिटिश राज का दुश्मन। यानी यूँ कहें कि हमने अभी बात की थी कि जो क्रांतिकारी गतिविधियां थी वो केवल भारत तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि भारत से बाहर विदेशों में भी हमारे क्रांतिकारी राष्ट्रवादी जो थे वो सक्रिय थे। तो उसमें से ही एक थी गदर पार्टी, जिसकी स्थापना 1913 में सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। गदर नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया जाता था और गदर पार्टी की विचारधारा जो थी वो धर्मनिरपेक्ष थी, क्योंकि जितने भी लोग थे वो कहीं ना कहीं अलग अलग धर्मों से आते थे। और इस तरह से ये तीन के तीनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौता कब हुआ? तो लखनऊ समझौता हुआ था 1916 में। लखनऊ समझौता 1916 में हुआ। अध्यक्षता इसकी कर रहे थे अंबिकाचरण मजूमदार। इसकी प्रमुख बातें इस प्रकार हैं कि लखनऊ अधिवेशन के माध्यम से कांग्रेस के गर्म दल और नरम दल दोनों फिर से एक हुए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ और एक साथ राष्ट्रवादी आंदोलन चलाने के लिए दोनों सहमत हुए, कांग्रेस और मुस्लिम लीग। और 1916 के लखनऊ अधिवेशन में ही जो 1909 के पार्लियामेंटो एक्ट के जरिए सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था मुस्लिम्स को, उसको सपोर्ट किया गया कांग्रेस के द्वारा। तो कई बार इतिहास में इसे कांग्रेस की ऐतिहासिक भूल की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि सेपरेट इलेक्टोरेट को कहीं ना कहीं कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया और यहाँ से भारत में जो सांप्रदायिकता है उसके विकास का एक नया चरण प्रारंभ होगा। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो प्रसिद्ध लखनऊ समझौता है वो 1916 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है 1916 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के संबंध में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अंबिकाचरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता की थी। इस अधिवेशन में कांग्रेस के नरमपंथी और गर्मपंथी दलों में पुनः एकता स्थापित हुई और इस अधिवेशन में कांग्रेस ने मुस्लिमों के पृथक निर्वाचक मंडल के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया। तो ये तीन के तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि 35 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए। राष्ट्रवादी आंदोलन 1905 से लेकर 1918, जिसको उग्र राष्ट्रवाद का विकास कहते हैं। तो एक बार फिर से मैं आपको रिकैप कर देता हूँ कि हमने आज क्या पढ़ा। तो सबसे पहले ये देखा कि उग्र राष्ट्रवाद का जो विकास है उसके लिए कौन सी परिस्थितियाँ जिम्मेदार थी। बंगाल विभाजन किया गया, कारण क्या था, प्रभाव क्या हुआ, उसका परिणाम क्या हुआ। फिर स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन कैसे शुरू हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बनारस अधिवेशन 1905, कलकत्ता अधिवेशन 1906 के बारे में पढ़ा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जो विभाजन हुआ 1906 में, 1907 में, उसके बारे में पढ़ा। मुस्लिम लीग का गठन क्यों हुआ, कैसे हुआ और आगे किस तरह से मुस्लिम लीग ने अपना रोल प्ले किया। क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के उदय की क्या परिस्थितियाँ थी, किस तरह से इसका प्रचार प्रसार हुआ, देश के अलग अलग हिस्सों में किस तरह से क्रांतिकारी गतिविधियाँ चल रही थी 1905 से 1918 के दौरान, इनके उदय के कारण क्या थे या किन परिस्थितियों में इनका उदय हुआ और विदेशों में किस तरह से ये संचालित हुए। पार्लियामेंटो रिफॉर्म 1909 के बारे में देखा कि मुस्लिमों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था की गई यहाँ। फिर कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 और इसी दौरान जो सांप्रदायिकता का विकास था वो कैसे हुआ। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारा जो चैप्टर नंबर 11 था वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। चैप्टर नंबर 10 है आई थिंक, राष्ट्रवादी आंदोलन 1905 से 1918, उग्र राष्ट्रवाद का विकास। थैंक यू फॉर लिसनिंग, हैव ए ग्रेट डे।